नमस्ते सभी हिंदी विद्वजन और सभी साहित्य प्रेमियों का। मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर इस साहित्य संवाद पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है आदरणीय उपस्थित विद्वजन साहित्य प्रेमियों। आज हमारे साथ है ऐसे जाने माने हस्ती आदरणीय तेजेंद्र कुमार जी शर्मा सर। आपका मैं साहित्य संवाद इस पॉडकास्ट में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। साहित्य प्रेमियों और शोधार्थी तथा प्रिय श्रोताओं, आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करती हूं और अभिवादन करती हूं। आज का ये अवसर हम सभी के लिए अत्यंत विशेष और प्रेरणादायी है, क्योंकि हमारे बीच हिंदी कथा साहित्य के ऐसे प्रतिष्ठित हस्ताक्षर उपस्थित है जिन्होंने अपनी लेखनी न केवल भारत बल्कि विश्व पटल पर हिंदी साहित्य की गरिमा को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। आज हम सब अब स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध कथाकार, कवि, प्रवासी हिंदी साहित्य के सशक्त प्रतिनिधि आदरणीय श्री तेजेंद्र शर्मा जी। आप सबका मैं पुनः एक बार स्वागत करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। पंजाब में जन्मे तेजेंद्र शर्मा जी ने ब्रिटेन में रहते हुए भी हिंदी भाषा और भारतीय संवेदनाओं को अपनी रचनाओं को केंद्र बनाया। उनकी कहानियां केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि मनुष्य को एक अंतर्द्वंद्व, प्रवासी जीवन के पीड़ा, बदलते सामाजिक मूल्यों और गहराई, एक मानवीय रिश्तों का एक गहराई का अत्यंत संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त करती है। काला सागर है, डिबरी टाइट है, देह की कीमत, बेघर आंखें, कब्र का मुनाफा, पासपोर्ट का रंग जैसे चर्चित कहानी संग्रह ने उन्हें हिंदी कथा साहित्य के अग्रणी पंक्ति में उपस्थित किया है। उनकी साहित्य साधना को अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है, किंतु उनसे बड़ा सम्मान है पाठकों का प्रेम और विश्वास, उनकी रचनाओं का स्थायी प्रासंगिकता। आज हमें उनके जीवन, साहित्य लेखन यात्रा, प्रवासी अनुभव और समकालीन हिंदी साहित्य के उनके विचारों को निकट सुनने और समझने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करें हिंदी साहित्य के प्रख्यात कथाकार, संवेदनशील रचनाकार और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री तेजेंद्र शर्मा जी। आपका मैं पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, आपकी ऐसी बचपन की कौन सी घटना है जो आपको लेखनी को अधिक प्रभावित करती है? जैसे कोई एक ऐसी घटना तो होती नहीं है। जिंदगी तो एक निरंतर डेवलप होने वाला सिस्टम है कि हम रोज कुछ नया सीखते हैं। हाँ, बचपन में एक बार झूठ बोला था तो पिताजी से बहुत पिटाई हुई थी और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलते। बराबर। तो वो झूठ ना बोलना जो है वो एक तरह से ट्रेडमार्क बन गया कि भाई कहानी में भी झूठ नहीं बोलना। अगर किसी ऐसे विषय को पकड़ना है जो मेरी सीधी पहुंच में नहीं है तो उस पे बाकायदा रिसर्च करता हूँ और उस विषय को पूरा समझता हूँ, उसके बाद लेखनी उठाता हूँ। तो ये एक कह सकते हो कि जो घटना थी बचपन की, वो जीवन के प्रति एक ऑनेस्ट नजरिया पैदा करने के लिए काम आई। अच्छा। सर, मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी आज लंदन में स्थायी रूप में निवास कर रहे हैं। सर, लंदन में रहते हुए भारत को सबसे अधिक किस रूप में आप याद करते हैं? देखिए, हम वहीं पैदा हुए, वहीं हमारे संस्कार बने, वहीं हमने पढ़ाई की, वहीं हमने नौकरी की, वहीं शादी की, वहीं पत्नी को खोया भी। तो हम जो है एक टोटल पैकेज तो भारत का है। हाँ, अपने हालात की वजह से लंदन में आके बसे। जी सर। तो यहाँ आने के बाद हम बदले नहीं, हम में थोड़ा विकास हुआ। कुछ चीजें जो भारत में नहीं थी वो हमने यहाँ आके सीखी, यहाँ समझी। और मेरा मानना ये है कि देखिए, कोई भी समाज जो है वो ना तो पूर्ण रूप से अच्छा होता है, ना तो पूर्ण रूप से खराब होता है। ना तो भारत की हर चीज अच्छी है, ना ब्रिटेन की हर चीज अच्छी है।
ओके। जो चीज़ें भारत में अच्छी लगी, हमने भारत में उनकी तारीफ़ भी की, उनको चाहा भी, सराहा भी। लेकिन बहुत सी चीज़ें हमने लंदन में आके ब्रिटेन से सीखी। ओके। तो मेरा मानना ये है कि हम किसी भी समाज में रहें, उस समाज की अच्छी चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में जोड़ें, जी सर। तो जो भारत की अच्छी चीज़ें और विदेश की अच्छी चीज़ें मिलके हम डबल अच्छे हो जाएँगे। जी सर। श्रोताओं को बोलना चाहती हूँ कि जो जननी और जन्मभूमि जो है, दोनों का जो ऋण जो है जीवन भर हम चुका नहीं सकते। और सर जो लंदन में रहते हुए भी भारत को एक सबसे अधिक किस रूप में आप याद करते हैं? तो देखिए, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब भारत में हैं। हम्म। हम पहली पीढ़ी के प्रवासी हैं अपने परिवार में। जी सर। तो जो पहली पीढ़ी का प्रवासी होता है, वो अपनी जड़ों से अलग नहीं हो पाता। जी सर, वो बराबर। अपनी भाषा को नहीं छोड़ पाता, वो अपने संस्कारों को नहीं छोड़ पाता, वो उनसे जुड़ा रहता है। जी सर। वो उन संस्कारों के साथ अपने नए अपनाए हुए देश में एक नया शुरू करता है और उस जीवन में नए संस्कार वो ग्रहण करता है जो उसके पुराने संस्कारों के साथ मैच करते हैं। बराबर सर। एकदम से आप पेंडुलम की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं चले जाते। हाँ, वो भी। तो हम लोग जब भारत से यहाँ आते हैं, तो शुरुआती दौर में सबको मुश्किलें होती हैं, जी मगर सर। मुझे औरों के मुकाबले कम मुश्किलें हुई, अच्छा। क्योंकि मैं भारत में था तो एयर इंडिया में नौकरी करता था। जी सर। तो विदेश जाना मेरे लिए एक रोज़ की बात थी, रोज़मर्रा का जीवन था। अच्छा अच्छा। तो मेरे लिए विदेश कोई नई चीज़ नहीं था। ओके सर। लंदन में बसने से पहले अच्छा। मैं एयर इंडिया के माध्यम से यहाँ पोस्टिंग्स भी कर चुका था। जी सर। यहाँ साल में 10 बार आता भी था। अच्छा। तो इसलिए मेरे लिए कोई नया समाज नहीं था, लेकिन हाँ, हम्म। पहले एक यात्री की तरह आता था। अच्छा। अब स्थायी रूप से बसा हूँ, अच्छा। तो एटीट्यूड में फ़र्क आता है उससे। वो तो बात सही है सर। जिस हृदय में माँ भारती बसती है उसे कोई भी शक्ति नहीं झुका सकती है। ऐसे आज हम साहित्य संवाद जो कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी, आपकी कहानियों में दर्द इतना वास्तविक क्यों लगता है सर? देखिए, जो भी लेखन होता है, वो अपने अनुभवों पर आधारित होता है। अगर आपके अनुभवों में दर्द है, तो वो दर्द उभर के आपके साहित्य में ज़रूर आएगा। मैंने अपनी पत्नी को 39 वर्ष की आयु में कैंसर से मरते हुए देखा। तो किसी अपने को खो देना, और इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स पहले पिताजी की मृत्यु हुई, फिर इंदु की मृत्यु हुई। तो वो इतना सघन था, जो पूरा एक्सपीरियंस जो था, दर्द भरा था। जी सर। तो बचपन में मुझे याद है, जब मैं एक्टिंग करता था, जी सर। तो मुझे एक व्यक्ति ने ऑटोग्राफ के साथ लिख के दिया, औरों के चेहरे की मुस्कुराहट को अपनी हंसी समझो, वाह, बढ़िया। तो एक्टिंग अच्छी हो जाएगी। तो मैंने उसमें फिर ऐड कर दिया कि औरों के दुख को जब अपना दुख मान के लेखनी में पिरोगे, तो ये जो पर काया प्रवेश है, ये लेखन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने दर्द सहा है, तो औरों के चेहरे का दर्द मैं पढ़ लेता हूँ और उसे जी समझ सर। लेता हूँ। सर मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आज हम जिस साहित्य संवाद कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी आज ब्रिटेन में निवासी है। क्या सर ब्रिटेन में जन्मी नई पीढ़ी जो है हिंदी साहित्य से जुड़ रही है सर? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पीढ़ी जहाँ पैदा होती है, जी सर। जहाँ स्कूलिंग करती है, जहाँ के बच्चों के साथ उठती बैठती है, तो वो भाषा उनकी पहली भाषा बन जाती जी सर। है। अब सोचिए, जहाँ आलू प्याज अंग्रेजी में खरीदने हैं, फ्रेंच में खरीदने हैं, जर्मन में खरीदने हैं, वहाँ साहित्य हिंदी का कैसे होगा?
तो जो प्रवासी साहित्य है हाँ सर। या विदेश में लिखा जा रहा साहित्य है, जी सर। वो पहली पीढ़ी के प्रवासियों का लिखा हुआ साहित्य है। अभी तक ऐसा कोई साहित्यकार हिंदी का नहीं है मौजूद जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, या फ्रांस या जर्मनी या जापान में हुआ हो। तो जो हिंदी सीमित है पहली पीढ़ी के प्रवासियों के साथ, दूसरी पीढ़ी समझ लेती है घर में, ओके। मगर जवाब अंग्रेजी में देती है। जैसे आजकल बॉम्बे में होता है कि आप बच्चों से हिंदी में मराठी में पूछो, जवाब अंग्रेजी में आ रहा होता है। अंग्रेजी में आ रहे हैं, सही में सर। आज हम जिस भारत देश में रहते हैं, जिसे हम राष्ट्रभाषा की जिसे सम्मानित हमें करना चाहिए, हमें ही हमारी भाषा का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं एक ऐसा सभी श्रोताओं को कहना चाहती हूँ कि हमारी ही भाषा का हम अगर सम्मान करते हैं, तो जिसको हम सपना देख रहे हैं, हम सभी भारतीय सपना देख रहे हैं विश्व के अव्वल नंबर पर, तो वो पूरा ज़रूर होगा। लेकिन हमारी भाषा का अगर हम सपना देखते हैं तो, और सम्मान करते हैं तो क्या सर, ये यदि आपको भारत की हिंदी नीति में एक परिवर्तन करने का अवसर मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे सर? मैं हिंदी के लिए भीख मांगना बंद कर दूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन जो है ना, अनुशासन, जी सर। के लिए एप्लीकेशन भेजी नहीं जाती। डिसिप्लिन हमेशा ऊपर से आरोपित होता है। जी सर। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, अगर आपसे कहा जाए देखिए आपकी क्लास 9 बजे है, आप प्लीज़ 5 मिनट पहले आइएगा, वरना स्टूडेंट्स जो हैं उनका बड़ा नुकसान होगा, आप कभी टाइम पे नहीं आएंगे। अगर आपको पता है कि लेट आने से आपकी लेट लग जाएगी और 3 लेट के बाद एक छुट्टी कट जाएगी, तो आप टाइम पे आएंगे। बराबर। आपको डिसिप्लिन इसलिए आप फॉलो कर रही हैं क्योंकि डिसिप्लिन आपके ऊपर लादा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। जी सर। तो अगर हम ये कहें जी भाई, अपने हस्बैंड से कहें आप देखिए किसी दूसरी महिला से बात मत करिएगा, इससे परिवार टूट जाता है, वो नहीं मानेगा। उसको पता है अगर परिवार टूट जाएगा सचमुच में तो वो ध्यान रखेगा। तो इसी तरह से हिंदी आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, हिंदी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि सबको पढ़नी है, ये राष्ट्रभाषा है। हम ये नहीं कहेंगे कि राजभाषा है। सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया में कोई एक देश नहीं है, एक भी, जिसकी भाषा हिंदी है, एक भी देश नहीं है। क्योंकि बंगाली बांग्लादेश की भाषा है, जी सर। उर्दू पाकिस्तान की भाषा है, बराबर सर। भारत की कोई भाषा नहीं है। जब हम यूनाइटेड नेशंस में बताते हैं तो हमारी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जी सर। उसके साथ हिंदी है। अच्छा। जी सर। ऑफिशियल लैंग्वेज भी पहली हिंदी नहीं है, पहले सारा काम अंग्रेजी में होता है, फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है। दुनिया में आपको कहीं फ्रेंच अधिकारी, जर्मन अधिकारी नहीं मिलते, मगर हिंदी अधिकारी पूरी दुनिया में मिलते हैं जिसका काम है ट्रांसलेशन करना। तो हमारे सारे काम अंग्रेजी में होते हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज प्रैक्टिकली अंग्रेजी है। उसके बाद उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है और वो अनुवाद सीधा गोडाउन में जाके रख दिया जाता है, उसको पढ़ता कोई नहीं। ये बात दयनीय है सर। अगर हम अपनी ही भाषा को एक राष्ट्रभाषा, हमारी संस्कृति जो है, इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में करती है, और इस संस्कृति की एक पहचान इस हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप इस गलत फहमी में ना रहिएगा, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, फुल स्टॉप। तो मैं, अगर आप जो चेंज करने की बात कह रही हैं, तो मैं हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करूंगा। आपने मुझसे पूछा अगर मैं कोई बदलाव करूं तो मैं ये करूं।
भी बहुत बहुत अजहर आपके इस विचारों को सभी अवलंब करें, और यही इस साहित्य संवाद से हम सभी को एक निवेदन करते हैं सभी भारतीयों को कि हमारे भाषा का हम सम्मान करें। श्रोताओं को आज हमारे साथ है प्रवासी हिंदी साहित्य के एक सशक्त आवाज आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी। सर, क्या प्रवासी साहित्य शब्द ही साहित्य को बांट देता है? क्या साहित्य को कोई भूगोल होता है? देखिए जी, पूरी दुनिया में हिंदी साहित्य है एक, जो रेलगाड़ी के डब्बों की तरह बटा हुआ है। जी सर। कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है, कोई स्लीपर है, कोई चेयर कार है। हमारे यहाँ साहित्य से ज्यादा महत्वपूर्ण विमर्श है। हम जी सर। कहते हैं नारी विमर्श, दलित विमर्श। हमारा करेंगे दलित विमर्श या आदिवासी विमर्श। जी सर। भाई, विमर्श साहित्य में से निकलना चाहिए। जी सर। विमर्श पर साहित्य आधारित नहीं होना चाहिए। विमर्श पर आप पैम्फलेट लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं। बराबर। साहित्य जो है वो शाश्वत होता है। जी सर। प्रेमचंद ने कभी किसी विमर्श पे नहीं लिखा। जी सर। निराला ने कभी विमर्श की कविता नहीं की। जी सर। वो कविता लिखते थे, वो कहानी लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। जी सर। तो सबसे बड़ी समस्या ये है हिंदी की कि हिंदी इतने खांचों में बटी हुई है, जी सर। इसीलिए एक नया खांचा बनाया गया प्रवासी साहित्य का। मैं तो ये कहता हूँ दो ही तरह का साहित्य होना चाहिए। वैसे तो वो भी जरूरी नहीं है। एक जो भारत में लिखा जा रहा है और एक भारत के बाहर लिखा जा रहा है। जो भारत के बाहर लिखा जा रहा है वो भारतीयतर हिंदी साहित्य कहला सकता है, और जो भारत में लिखा जा रहा है भारतीय हिंदी साहित्य कहला सकता है। आप बताइए सर कि हमारे अंग्रेजी के राइटर्स को बुकर अवार्ड मिलता है। क्यों मिलता है? अगर अंग्रेज उसको ना माने कि वो अंग्रेजी की राइटिंग है तो मिल सकता है। तो अंग्रेज तो भारत की अंग्रेजी की राइटिंग को अंग्रेजी में शामिल करे, मगर भारत के क्रिटिक, भारत की साहित्य अकेडमी हमारे लेखन को हिंदी में ना शामिल करे। मुझे साहित्य अकेडमी का अवार्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी पहली शर्त है मेरा भारतीय नागरिक होना। अगर मैं भारतीय नागरिक नहीं हूं, मुझे साहित्य अकेडमी सम्मान नहीं मिल सकता, कितना भी अच्छा लिखूं। तो यानी कि आप हमारे साहित्य को भारतीय साहित्य मानने को तैयार, हिंदी साहित्य मानने को तैयार नहीं है। आपने हमें अलग कर रखा है कि जी आप प्रवासी हैं। तो मेरा कहना ये है कि पूरा हिंदी साहित्य, उसके मूल में प्रवास है। क्या आप जिस शहर में नौकरी कर रही हैं, आपका जन्म यहाँ हुआ था? नहीं सर। नहीं ना। जो लोग लखनऊ में लिख रहे हैं, क्या सब लखनऊ में पैदा हुए थे? जो दिल्ली में लिख रहे हैं, क्या सब दिल्ली में पैदा हुए थे? नहीं। जो बॉम्बे में लिख रहे हैं वो सब प्रवासी हैं। वो बॉम्बे में बैठ के आजमगढ़ के खेतों की बात करता है, बराबर है। दिल्ली में बैठ के पंजाब के खेतों की बात करता है। तो पूरे का पूरा हिंदी साहित्य प्रवासी है, क्योंकि एक अंतर्राज्यीय प्रवासी है और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है। बस बस है। बस बस सर, मैं तो श्रोताओं को बताना चाहती हूँ आपके इस विचारों से कि साहित्य जो है परिवर्तित उसका स्वरूप दिखाई देता है, और ये जो प्रवासी साहित्य की आपको जो आने वाले समय में मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो बांटा गया जो है प्रवासी साहित्य, ये बांटा नहीं जाए, लेकिन जुड़ा जाए एकता के, एकात्मता के साथ। एक राष्ट्रीय एकात्मता जो है, हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसी प्रकार हमारा हिंदी साहित्य है। सर, क्या विदेश में रहकर भी भारत की समस्याओं पर लिखना उतना ही प्रामाणिक है जितना भारत में रहकर लिखना? उससे ज्यादा सहज, क्योंकि भारत में आप सबके एक राजनीतिक जी सर सोच बन जाती है। जी सर। जैसे आज दो ही तरह की सोच है, एक मोदी की फेवर में, एक मोदी के अगेंस्ट। जी सर। तो आपका लेखन भी समस्याओं की तरफ वैसा ही हो जाता है। जी सर। हम दूर रहते हैं, हम लेखन के साथ राजनीति नहीं करते। बराबर है सर। हम भारत, अच्छा एक बात और भी हुई है
सन 2000 से पहले हम्म, हमें भारत को जानने के लिए भारत आना पड़ता था। हम्म, जब से पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है, जैसे इस वक्त आप मुझसे बात कर रही हैं, तो आपको लंदन आना नहीं पड़ा ना मुझे मिलने नहीं के सर, लिए। नहीं मुझे सर, आपके पास नहीं आना पड़ा, लेकिन हम बात कर रहे हैं। बराबर। इस वजह से आज हम भारत की समस्याओं से, भारत के हालात से ठीक वैसे ही परिचित हैं जैसे आप हैं। बल्कि बराबर। हम थोड़े बेहतर इसलिए हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव हैं। हाँ, हाँ, हम किसी राजनीतिक विचारधारा के हिस्सा नहीं हैं। बराबर। हम ये देख रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर भारत तरक्की कर रहा है तो राज एक पार्टी का है, दूसरी का है, तीसरी का है, उससे हमें कोई फर्क नहीं। नहीं सर। हमारा एक ही सोच है हमारी कि ऐसे काम होने चाहिए भारत में हम्म, जिससे भारत की तरक्की हो और सही हम में, यहाँ एक भारतीय होने पे गर्व महसूस कर सकें। बस। सही में, सही में। जो विचारों के जो भेद है, मतभेद जो है सर, ये जहाँ पर राजनीति आती है वहाँ पर हम बोलते हैं कि हम एक दयनीय अवस्था है ये, और ये सोचनीय है सर। इस पर सभी भारतीयों ने सोचना चाहिए कि अगर इस समस्या को अगर हम ही समस्या तैयार करते हैं और हम ही उसको उस निवारण भी हम ही करने वाले हैं, तो इस पर जरूर गौर करना चाहिए सर। वतन से दूर रहकर भी वतन को दिल में आपने एक सजाया है, और हिंदी को जो हर शब्द को जितने ही आपने एक भारतीय रूप से एक बहुत ही सुंदर बताया है कि आप सर, मैं आपके अनुरूप नई शिक्षा नीति के जो बात जो है विश्वविद्यालय की हिंदी विभागों के जो शोध है, पाठ्यक्रम है, इस संबंधी कौन से मूलभूत परिवर्तन करने चाहिए सर? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जी सर। इंग्लैंड के स्कूलों में जी सर। शेक्सपियर कंपलसरी नहीं है, जी सर। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्पेशलाइजेशन करनी है वो पढ़े शेक्सपियर। ओके। तो यानी कि हमें थोड़े से जो पुराने मोह हैं वो छोड़ने। जी सर। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले तक हम्म, ये होता था कि अगर आपको सिलेबस का हिस्सा बनना है या आप पे पीएचडी होनी है तो उसकी पहली शर्त मरना है। अगर अच्छा। लेखक जीवित है तो उस पे ना तो शोध होगा ना उसे शामिल करेंगे सिलेबस में। ओके, ओके, ओके। तो ये सोच से बाहर आके बराबर है सर। जो मॉडर्न राइटिंग है, जो आम आदमी को सही मायने में इन्फ्लुएंस करती है, जी सर। जी सर। सिर्फ बच्चे पढ़ के खुश होते हैं, उनको लगता है कि ये उनकी समस्याएं हैं लेखन में। अब देखिए, मैं एक पूरा शहरी प्रोडक्ट, जी सर। मैंने गांव नहीं देखा। जी सर। अगर मैं गांव के बारे में लिखूंगा तो वो सिंथेटिक, नकली हो। जी सर। हालांकि ऐसा सो नहीं कि गांव पे नहीं लिखा, लेकिन मैं ज्यादा सहज फील करता हूँ महानगर के बारे में। जी सर। नगर से भी बेहतर मुझे महानगर के बारे में लिखना लगता है, क्योंकि मेरे जीवन के 3 हिस्से हैं जी सर। मेजर। हम्म, पढ़ाई लिखाई दिल्ली में, जी सर। नौकरी बॉम्बे में, और जी बाकी सर। यहाँ। तो मैं 2-2 दशक तीनों जगह रह चुका हूँ। यहाँ तीसरा दशक पूरा होने वाला है लंदन में। अच्छा। तो जो आदमी 70 इयर्स पूरा महानगरों में रहेगा, जी सर। उसके लेखन को महानगर के बच्चे ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, जी सर, बराबर क्योंकि है सर। उनकी समस्याएं, उनकी सोच उन कहानियों में दिखाई देगी। जी मेरे सर। चरित्र उनके आसपास के होंगे। जी सर। तो ये जरूरी है कि पाठ्यक्रम में ज्यादा रेलिवेंट चीजों को लगाया जाए। जी सर। तो जो लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं जी सर। वो करें, हाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको कुछ भी पढ़ने को मिले, जो वो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। पढ़े। मगर हमें ऐसी चीजें पढ़ानी चाहिए साहित्य जी में सर। भी हाँ, जो हमारे बच्चों को ग्रो करने में पॉलिश करे, वो उनको समझे। और देखिए, कुछ संस्कार होते हैं जो स्थायी होते हैं। जी सर। जी सर। अगर
बहुत से संस्कार होते हैं जो समय के हिसाब से होते जी सर। हैं। अब प्रेमचंद कफन तक की कहानी लिख सकते थे, जी सर। क्योंकि उन्होंने कफन तक का समाज देखा था। जी सर। मेरी कहानी है कब्र का मुनाफा। हाँ सर। प्रेमचंद कब्र का मुनाफा नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उन्होंने वो समाज देखा नहीं था। नहीं था। उनके वो अनुभव क्षेत्र के बाहर की चीज है। बराबर। तो हर लेखक का एक समय और काल होता है। जी सर। हमें लिखने में प्रेमचंद की नजर चाहिए, जी सर। हमें लिखने में प्रेमचंद की गहराई चाहिए, जी हमें सर। लिखने में प्रेमचंद की सेंसिटिविटी चाहिए, जी सर। मगर विषय हमारे अपने होने चाहिए। बराबर है सर। है ना? सही में ये सर। सही में सर। जो साहित्य हम लिखते हैं और समाज के साथ वो परिवर्तित भी होने जा रहा है और होगा भी सर। और दूसरी एक बात में आपके विचारों से ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हिंदी अध्ययन वर्तमान स्थिति आज की क्या है सर? हिंदी अध्ययन। देखिए, इस वक्त कोरोना काल के बाद से हम्म। तो विश्वविद्यालयों में से हिंदी लगभग गायब हो अच्छा। ब्रिटेन की। गई। आज हिंदी केवल और केवल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बचा है। अच्छा। स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज, लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हर जगह बचा। हम्म। इससे पहले 1980s में हम्म। ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती थी, अच्छा। एक विषय के तौर पे। हाँ। मगर होता क्या था कि लैंग्वेज में आप चूज कर सकते थे, चॉइस जी थी। सर। हाँ हाँ। आप हिंदी पढ़े, फ्रेंच पढ़े, जर्मन पढ़े, जो मर्जी पढ़े, कोई एक भाषा ले लें। हाँ हाँ। तो हम ये मान के चलते थे कि भाई भारतीय लोग तो हिंदी लें। हम्म। अगर भारतीय माता पिता सोचते थे हिंदी पढ़ के क्या कर लेगा, अच्छा अगर फ्रेंच या जर्मन कर लेगा, स्पेनिश कर लेगा, तो करियर बेटर हो जाएगा। अच्छा। अच्छा। तो वो अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाते थे स्कूल अच्छा। में। अच्छा। तो अच्छा। एक समय आ गया कि स्कूल में हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक तो थे, पढ़ने वाले छात्र नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो क्लास खाली है और टीचर खाली है। तो ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि भाई हमारे पास इतने पैसे फालतू नहीं है कि हम तनख्वाह देते रहे। जी सर। तो जी सर। फिर स्कूलों से हिंदी गायब हो गई और नया फॉर्मूला मदर टंग का आया। अच्छा। जो आपकी मदर टंग है, अच्छा, हम्म। ब्रिटेन में मदर टंग के हिसाब से सबसे ज्यादा पंजाबी और गुजराती। अच्छा अच्छा। तो पंजाबी और गुजराती तो पढ़ाई जाती है अच्छा। ब्रिटेन। ब्रिटेन में आज भी। अच्छा और उर्दू, क्योंकि पाकिस्तान के जवान है तो उर्दू भी पढ़ाई जाती है। अच्छा बंगाली, क्योंकि बांग्लादेश की है तो बंगाली भी पढ़ाई जाती है जहाँ पे विद्यार्थी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर हिंदी गायब हो गई है, क्योंकि हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है। मैं हिंदी में अच्छा। लिखता हूँ, मेरी मातृभाषा पंजाबी है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर मेरे से मातृभाषा पूछेंगे तो मैं हिंदी नहीं लिख रहा ना। तो हिंदी मातृभाषा तो 0.1% लोगों की भी नहीं होगी। सब बराबर। दूसरे भाषा के लोग हैं जो हिंदी लिख रहे हैं, जी बराबर है। है ना? तो हाँ हाँ। उस मातृभाषा वाले फार्मूला में, उस एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को बहुत नुकसान हो गया। तो अब अच्छा। हिंदी स्कूल लेवल पे जो है, वो हम लोग दीवाने लोग जो हैं, हम्म। मंदिरों में एक कमरा ले लेते हैं, हर हफ्ते वहाँ क्लासेस लगाते हैं। अच्छा अच्छा। और मंदिर जो है वो धर्म से ज्यादा पढ़ाई का केंद्र बन रहे हैं, अच्छा। और बच्चों को हिंदी, संस्कृत और योग वाह। सिखाने बढ़िया का काम। बढ़िया बढ़िया। बहुत ही अच्छे। बहुत ही सराहनीय कार्य सर। बहुत ही सराहनीय कार्य। और इस साहित्य संवाद के माध्यम से विश्व के सभी पेरेंट्स को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि
आज ही इस माध्यम से कि हमारी ही भाषा का हम सम्मान करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और अपनी ही भाषा का जहाँ तक सभी को मैं कहना चाहूँगी अपनी भाषा का इस संस्कृति का जतन हमें ही करना है और आने वाली पीढ़ी को ये विरासत के रूप में हमें इसे सौंपना है। तो इस साहित्य संवाद से मैं विश्वास करती हूँ कि ये सभी निवेदन सभी जो पेरेंट्स है ये अब सभी अपने दिल से ये स्वीकृत करेंगे। सर आपकी जो कहानियों में मृत्यु बार बार क्यों आती है सर? भाई हमने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है, जी सर। महसूस किया है। तो मेरी कहानियों में मृत्यु का प्रवेश तो बहुत शुरू से हो गया था। मेरी पहली कहानी जो थी वो कड़ियाँ थी। जी सर। इसमें मेरे दादाजी की मृत्यु अच्छा। पाई जाती है। हाँ। और काला सागर में तो सामूहिक मृत्यु थी, हाँ क्योंकि सर। जहाज का हाँ। जो आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया तो 329 लोग मर गए। हाँ हाँ। तो मेरे आसपास इस तरह से मृत्यु का माहौल था कि और एक दिमाग में एक सोच घुस गई थी कि किरण सूद नाम की एक प्रोफेसर है देहरादून से। हाँ हाँ। उन्होंने एक किताब निकाली जिसका शीर्षक रखा मृत्यु के इंद्रधनुष। अच्छा। उसमें मेरी 26 कहानियां शामिल हैं जो मृत्यु से संबंधित है। हाँ सर। तो 26 तो उन्होंने की थी, उसके बाद 4 5 6 और लिखी गई है। तो अब कम से कम 30 कहानियां तो मृत्यु से संबंधित मेरी होंगी। तो मैंने मृत्यु के हर पहलू को खंगाला है। अच्छा। मैं मृत्यु से डरा भी हूँ, मृत्यु से लड़ा भी हूँ, मृत्यु का मजाक भी उड़ाया है। अच्छा। और पूछा है कि मौत तो है क्या। और यहाँ तक कि ये उत्सव मेरा है। इस कहानी में मैंने दिखाया है कि एक यंग अंग्रेज लड़की की कैंसर से मृत्यु होने वाली है। हाँ। तो वो कहती है कि मैं अपना अंतिम संस्कार खुद करूंगी। मैं चाहती हूँ मैं सुनूं लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, मरने के बाद तो सुन नहीं पाऊंगी। बराबर। तो अपना फ्यूनरल खुद ऑर्गेनाइज करती है और तब उसे पता लगता है कि मरना कितनी बड़ी अय्याशी है। क्योंकि ब्रिटेन में सबसे सस्ता फ्यूनरल 5,000 पाउंड का है, जो 5 लाख रुपए है। तो 5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए अगर आपको मरना है, वरना आपको मरने की इजाजत नहीं है। तो ये है मृत्यु, जिसके ऐसे ऐसे रंग। बहुत ही यथार्थ सर और बहुत ही संवेदनशील है सर ये। सर जो आपकी कौन सी ऐसी कहानी है आपको सबसे अधिक बेचैन करती है सर? वो किसी भी लेखक को लिखने से पहले हर कहानी बेचैन करती है, वो भी है। और जब लिखी जाती है तो वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो अगली बेचैन करने वाली कहानी के बारे में सोचता है। ये अच्छा। ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। जिस लेखक को ये लग गया कि मैंने अपना बेस्ट लिख दिया है तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक लाइन है, ग्रो ओल्ड along with me, the best is yet to be. The best is yet to be. अभी मुझे अपनी वो कहानी लिखनी है जो मुझे सबसे ज्यादा बेचैन करेगी, तो अभी उसकी प्रतीक्षा है। वाह वाह वाह। हम बोलते हैं कि एक प्यास जो है एक साहित्य के प्रति हमेशा एक साहित्यकार को रहनी चाहिए। और सर आज के जो शोध में सबसे बड़ी आपको कमी कहाँ दिखाई देती है, यानी कि क्या है आज के शोध में? गहराई की कमी है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का विद्यार्थी सब कुछ पका पकाया चाहता है। जी सर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको वो चीजें प्रोवाइड भी कर रही है। हाँ अभी कट पेस्ट कॉपी पेस्ट इतना हो रहा है आज के शोध में, बहुत 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 हो रहा है सर, कि बस आप पूछिए मत। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लेखक की सोच तक शोधार्थी नहीं पहुंच पाता। बराबर है बराबर। शोधार्थी सतही लेवल पे काम करके पीएचडी की डिग्री पा लेता है। बस बस। अगर हम सारे शोधार्थियों के शोध को
ठीक से जांचें तो पाएंगे 70 से 75% मैटर तो कॉपी पेस्ट है। तो वो मेहनत जो कभी होती थी कि आप लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहे थे, नोट्स बना रहे थे, बाद अपना लिख रहे थे, 8-8 वो 9-9 सब घंटे। बात सही है सर। तो ये होता है कि इधर से कॉपी किया, उधर से जोड़ा और उसके बाद अपना ईमेल कर दिया अपने गाइड को, और गाइड ने भी इतने सारे स्टूडेंट्स ले रखे हैं, उसके पास समय भी नहीं है कि वो अपना सर खपाए। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसा 2 ऐसे किस्से हुए हैं जी सर कि 2 बच्चों को मुझ पे शोध करने के लिए कहा गया जी सर। और उनको जो गाइड मिले उन्होंने मेरा लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। अच्छा। तो गाइड ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, विद्यार्थी ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आप दोनों पढ़ेंगे और मुझे जानेंगे। तो ऐसे में आप क्वालिटी ऑफ जो शोध है वो कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? बराबर है, सही सही में सर। ये जो शोध आपको करना है तो पहले गहराई से उसे पढ़ना चाहिए, चाहे वो शोधार्थी हो या चाहे वो गाइड हो। सर, ये आपकी दृष्टि में आधुनिकता और परंपरा के बीच जो संतुलन स्थापित करने में आज की जो स्त्री है, तो क्या भूमिका उसकी होनी चाहिए सर? देखिए, परंपराएं जो है वो बरसों में बनती है और कुछ परंपराएं होती हैं जो सच में बहुत जीवन के लिए जरूरी हो जाती जी सर। है। जैसे रिश्ते हैं, रिश्ते भी तो परंपरा है ना, हाँ। क्योंकि परिवार पहले तो था नहीं, नहीं सर। परिवार का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, बस बच्चे पैदा होते थे, है ना? फिर उसके बाद परिवार आया, हाँ तो एक परंपरा बनी कि एक परिवार होगा। फिर उस परिवार में जो रिश्ते थे उनके नाम रखे गए जी सर। कि जो नारी होगी वो माँ कहलाएगी, वो पिता कहलाएगा, फिर वो बच्चे कहलाएंगे, बेटा बेटी पुत्र जो है। ये जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे नाम रखे गए। जी सर। तो एक परिवार की परंपरा बनी। जी सर। हमने देखा कि ये परंपरा एक मामले में बहुत अच्छी थी जी सर। कि ये समाज को गलत दिशा में जाने से रोकती थी। जी सर, बराबर। और जो आपके समाज ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं अपने जीने के, रहने के, वो परिवार के माध्यम से लागू किए जाते थे। लागू किए। जो इनिशियल शिक्षा है वो माँ देती थी। जी सर। जो आर्थिक पक्ष है वो बाप देखता था। जी सर। और जो एजुकेशनल पक्ष है वो गुरु देखता था। तो ये एक परंपरा बनी। अब ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर ने कहा कि बच्चों को डिसिप्लिन नहीं किया जाएगा। अच्छा। अगर माँ बाप बच्चे की पिटाई लगाते हैं तो वो पुलिस बुला सकता है। अच्छा। और ऐसा हुआ, बच्चों ने पुलिस बुलाई। फिर ये हुआ कि स्कूल के अंदर टीचर पिटाई नहीं लगा सकता। अगर टीचर पिटाई लगाएगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो मार्गरेट थैचर के टाइम के बच्चे थे बिगड़े हुए, वो आज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो जो खुद बिगड़े हुए थे तो अपनी अगली पीढ़ी को क्या ठीक करेंगे? बराबर है, वो तो है। कैसे आगे चलाएंगे? नहीं नहीं। यहाँ की जो आधुनिकता है वो बिल्कुल बिखरी हुई है। जी सर, जी सर। उसके पास वो वैल्यूज नहीं है जो वैल्यूज एक अच्छे इंसान को बनाती थी। बनाती है, बराबर है। अब भारत में भी सोच आई मी एंड माई सेल्फ तक हो गई है। है ना? पहले होता था कि बहन राखी बांध रही है तो उस परंपरा का कोई मीनिंग है। हाँ। आज बहन भी ये सोचती है कि ये वाला भाई ज्यादा पैसे देता है, उसके घर जाके राखी बांधूंगी, दूसरा भाई मेरे घर आके बंधवा ले, दूसरा कम पैसे देता है। तो जो रिश्ते है ना वो अर्थ से संचालित हो रहे हैं। जब रिश्ते अर्थ से संचालित होते हैं तो वो आधुनिकता जो है वो समाज को नुकसान पहुंचाती है। सही में, सही में, सही। वहीं उसके मुकाबले एक ब्लंट एटीट्यूड है कि आज जो व्यक्ति है वो सीधा मुंह पे कह देता है बात। वो घुमा फिरा के नहीं कहता कि जी, अब सपोज हमारे यहाँ तो ये है ना कि ले
उसने तो एक ही बार पूछा चाय के लिए, ये भी कोई इज्जत हुई? तो हम लोगों को उन परंपराओं से बाहर आ रहे हैं जी सर, कि जी भाई सर। अगर तुम मुझे चाय पूछ रही हो, तुमने पिलानी है तभी तो पूछ रही हो, जी सर, जी सर, बराबर है। और अगर मैंने कह दिया नहीं मेरी इच्छा नहीं है, हम्म। तो उसके बाद अगर तुम दोबारा नहीं पूछो तो मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ही तो कहा कि मेरी इच्छा नहीं है। तो ये जो परंपराएं और आधुनिकता का जो स्ट्रगल है, हाँ हाँ हाँ। ये चलता रहना है, क्योंकि हर पुरानी पीढ़ी कहती है हम्म। कि अगली पीढ़ी जो है वो क्लूलेस है, डायरेक्शनलेस है, और पास्ट इज ऑलवेज ग्रेट, राइट, बराबर है सर। है ना? पास्ट महान होता है, क्योंकि वो बराबर होता ही नहीं है ना, हमारे सामने तो होता नहीं है। तो बराबर बराबर पास्ट हमेशा महान होता है और नई पीढ़ी हमेशा गलत होती है। बराबर। ये हर समाज में ऐसे ही चलता है। होना ये चाहिए कि हम जो सीनियर लोग हैं जी और सर। जो युवा है, वो एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे हम्म। दोनों को ये महसूस हो कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। जरूरी है। सही सही में सर, परंपरा जो है, इस परंपरा का अगर हम एक अध्ययन करते हैं तो इसी परंपरा को से ही हम एक आधुनिक विचार जो हम उसकी जो जोड़ कर रहे हैं परंपरा और आधुनिकता की, तो इसको परंपरा के बगैर हम कोई भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उसका अगर नया नया अध्ययन भी हम करना चाहते हैं तो परंपरा जो है उसका अध्ययन पहले हमें करना पड़ता है, और उसी से नई विचारधारा हमारी एक प्रभावित होती है सर। सर, नई पीढ़ी के लेखक को आप क्या बताना चाहेंगे सर? नहीं, देखो ये कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी में ना, जी सर। मेरा अपना लिखने का तरीका है कि मैं पहले एक थीम को दिमाग में पकने देता अच्छा। हाँ हूँ, जितनी सामग्री देखनी है पढ़नी है। जैसे मैं अभी आजकल डायलिसिस पे एक कहानी लिख रहा हूँ, अच्छा। तो अगर मुझे डायलिसिस का सिस्टम नहीं पता होगा, हाँ हाँ। कितने तरह की डायलिसिस होती है, जी सर। डायलिसिस लेट के ली जाती है या बैठ के ली जाती है, जी सर। अगर आपको पता ही नहीं है किस हम्म। तरह की दवाइयाँ होती हैं, फिर ट्रांसप्लांट क्या होता है, जी सर। ट्रांसप्लांट फेल कैसे होता है, जी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल कैसे होता है, एक कहानी लिखने के लिए मुझे किडनी का डॉक्टर बनना पड़ता है, बराबर है सर। ये मेहनत करनी पड़ती है। जी सर। तो आप रिश्तों की कहानियां लिखनी बंद करें, क्योंकि रिश्तों पे इतना लिखा जा चुका है हम्म। कि कुछ नया खोजना बड़ा मुश्किल है। मगर हम्म। हर व्यक्ति के समाज में आसपास कुछ ऐसा हो रहा है हम्म। जो हिंदी कहानी को नए थीम देगा। जी सर। और ऐसा नहीं है कि कविता में ये संभव नहीं है, संभव है। कविता में भी ऐसा होता है कि हम्म। जैसे भारत में पतझड़ का मतलब है बुढ़ापा। बुढ़ापा, हाँ। सत्य। हाँ। मैंने जब इंग्लैंड में पतझड़ देखी पहली बार, हम्म। मैं तो हैरान रह गया हम्म। कि यहाँ की पतझड़ वसंत से ज्यादा कलरफुल होती है। अच्छा। यहाँ के पत्ते गिरने से पहले बहुत रंग बदलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने एक बार कविता लिखी हम्म। कि पत्तों ने ली अंगड़ाई है, अच्छा। क्या पतझड़ आया है, एक रंगोली बिखराई है, वाह क्या पतझड़ आया है। वाह वाह, बढ़िया। लिखा है कि नारंगी बैंगनी लाल सुर्ख वाह कत्थई श्वेत भी दिखते हैं। वाह वाह कितनी रंग बदलते हैं, वाह वाह नारंगी बैंगनी लाल सुर्ख कत्थई श्वेत भी दिखते हैं। वाह वाह था बासी पड़ गया रंग हरा, वाह मुक्ति दिलवाई है, वाह वाह क्या पतझड़ आया है। वाह। तो हम अपने नए अनुभवों को हम्म। ये शब्द दें और हम्म। कविता कविता जैसी लगे, जी सर, जी सर। कविता आलेख ना लगे। जी आज की सर। कविता की सबसे बड़ी समस्या है, हाँ हाँ। ना उसमें सुर है, न ताल है, ना कविता के शब्द हैं। अच्छा।
जैसे एक ऐसे लिखते हैं ना, हाँ उस हाँ। भाषा में कुछ भी लिख के हम उसको कविता कह दें, अच्छा। और थॉट के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम्म। कविता में एक प्रेजेंटेशन भी है, एक कला है। हाँ हाँ। आप क्यों झांसी की रानी कविता को बार बार सुना सकते हैं? क्योंकि उसमें एक रिदम है। आप क्यों चेतक की कविता सुना सकते हैं? क्योंकि उसमें एक उसमें रिदम है। रीत बराबर। रिदम में शब्द आते हैं, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से आए, चाहे वो शब्दों के माध्यम से आए, तो वो साहित्य हमारे साथ जुड़ जाता है। जुट जाते हैं सही में। तो साहित्य ऐसा लिखे जो जीवन का प्रतिनिधित्व करे और जीवन से आपको जोड़े। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। एक विचार जो है हमारे सभी साहित्य प्रेमियों को आपके विचारों से जरूर सर लाभान्वित होंगे सर। ऐसा कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना आपको सबसे कठिन लगता है सर? कोई नहीं। देखिए, आपका उत्तर सही है या नहीं, हम्म। ये कोई मायने नहीं रखता। अच्छा। अगर दुनिया में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं होता, हम्म। क्योंकि प्रश्न और उत्तर हम्म। साथ साथ जन्म लेते हैं। बराबर है। काम सिर्फ ये है कि दोनों को मिला दिया जाए। प्रश्न था कि सेब नीचे क्यों गिरा, हाँ सर। है ना? हम्म। उसका उत्तर मिला ना। कितना मुश्किल प्रश्न था कि बराबर। सेब जब पेड़ से गिरा तो जमीन पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, बराबर है। है ना? हाँ तो हाँ। प्रश्न जितने भी हों, वो हमें चैलेंज करते हैं, जी सर। हमारी सोच को एक ऐसा पैनापन देते हैं कि हम बिना, अब देखिए, भारत में इतनी बड़ी समस्या चल रही है हम्म। इस समय, हम्म। उसका भी कोई उत्तर तो है ना। हाँ। उत्तर तो मिलेगा, वो सारा टाइम ये चलता तो नहीं जाएगा ना। नहीं सर, नहीं सर। और 10 दिन के बाद एक नई समस्या आ जाएगी, बराबर है सर। है? एक नया सवाल होगा, उसके नए जवाब होंगे। नहीं, जवाब होंगे। ऐसे प्रश्न आते जाएंगे जीवन में, और उनके उत्तर मिलते जाएंगे जीवन में। प्रश्न और हम्म। उत्तर एक ऐसी कड़ी है जो लगातार निरंतर चलती रहती है। सही में, सही में। सवाल और जवाब एक दूसरे के पूरक है सर, ये सब बात तो सही है। यदि सर आपको अपनी पूरी साहित्यिक यात्रा को एक वाक्य में बतानी होगी तो क्या कहेंगे सर? एक वाक्य। बस ये समझिए कि जो महसूस किया हम्म। वो लिख दिया। अरे वाह, बढ़िया। जो महसूस किया वो लिख दिया। सर, क्या सोशल मीडिया ने साहित्यकार बनाए हैं सर? जो अभी बोला बाल चल रहा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ने साहित्य का नुकसान बहुत किया है। जी सर, जी सर। क्या है कि पहले जब हम लिखते थे तो बहुत मेहनत से लिख के हम्म। हार्ड कॉपी दे के आया करते थे जी सर। एडिटर को, संपादक। हाँ हाँ। हम लंदन से कहानी भेजते थे हम्म। तो उसको पोस्ट करने में इतने पैसे खर्च होते थे, अच्छा। और टेलीफोन करते थे तो 1.5 पाउंड 1 मिनट का लगता था। अच्छा। और अगर रिसेप्शनिस्ट ने कहा 2 मिनट वेट करिए तो हमारे तो 5 पाउंड खर्च हो जाते थे बात शुरू करने से पहले। अच्छा। अच्छा। तो उन मुश्किलों से, कठिनाइयों से हम जूझे हैं लिखने के हम्म। लिए और छपने के बराबर। लिए। बराबर। आज आपने लिखा, उससे पहले अभी पूरा भी नहीं हुआ उसके, आपने प्रूफ रीडिंग भी नहीं की। हम्म। 10 व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, कहाँ 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 कहाँ, इंस्टाग्राम पे वो चला जाता है। बराबर बराबर। और लिखने का सुख आपको मिल जाता है बिना लिखे। आपने घास काटी, लिख दिया, छाप दिया, सुख आपको मिल गया लिखने का। अब देखिए, बराबर। सुनामी आई, हाँ सर। सोशल मीडिया पे सुनामी पर कविताओं की सुनामी आ गई। हाँ, बहुत सारी। हर दूसरा कवि सुनामी पे लिख रहा था। हाँ सर। इस समय, आज के दिन, जिस व्यक्ति को नीट का मतलब नहीं पता, जिस व्यक्ति ने पिछले 20 साल से एक विद्यार्थी को देखा तक नहीं, हम्म। जिस व्यक्ति को पता नहीं कि भारत के अंदर जो
कोचिंग सेंटर हैं वो कितने खतरनाक बन चुके हैं, कुछ नहीं पता। मगर ऐसी ऐसी कविताएं फेसबुक पे आ रही हैं ना जी सर। हाँ। कि जिसे पढ़ के लगता है कि इनसे ज्यादा विद्यार्थियों के दर्द को कोई समझता ही नहीं। नहीं सर सर। तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, भाई तू क्यों नहीं समझता? तेरा दिल क्यों नहीं कर रहा लिखने के लिए? हाँ 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 मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक राष्ट्रीय समस्या है, हाँ हाँ। मुझे उसे कैश नहीं करना है। बराबर। अगर मेरे पास कोई हल है हम्म। तो मैं सुझाऊं, क्योंकि मैं भारत में रुचि रखता हूँ। वाह। मैं चाहता हूं कि भारत के सामने से ये समस्या खत्म हो। खत्म हो जाए। सही। बहुत ही बढ़िया सर। सर एक आखिरी सवाल है। यदि आज आपको पूरे हिंदी साहित्य जगत से बिना किसी डर संकोच के केवल एक सच कहना है तो वो सच क्या हो? तो यही कहूंगा कि भाई विचारधारा के दबाव में लिखना बंद कर दें हम्म। और ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए लिख बंद कर दें। अच्छा। आप लिखें जो चीज आपके दिल को छुए। 20-25 साल तक हिंदी साहित्य बाएं हाथ से लिखा जाता था, हम्म। है ना? तो जब आप बाएं हाथ से लिख रहे हैं तो एक ही तरह के थॉट आ रहे हैं, और जब आप सपोज नारी विमर्श की कहानियां लिख रहे हैं तो आपने सीधा देखना है कि हर पुरुष खराब है, उस कहानी में पुरुष खराब होगा, बेडरूम का सीन होगा, ये सब पहले से तय है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई लिखो, क्योंकि आप कुछ समाज में बेहतरी लाना चाहते हैं। अच्छा। आप समाज को बताना चाहते हैं कि ये जो चल रहा है ये कहाँ तक नुकसानदेह है, ये जो चल रहा है इसको कैसे बदलना है। नारे नहीं लगाने, सही। साहित्य नारेबाजी नहीं है। हाँ। साहित्य बहुत सेंसिटिव चीज है, साहित्य हल्के से छूता है हाँ। और दिल को छू के अपनी बात कह जाता है कह जाता और है। एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाता है। जब बराबर है। वो कहता है शैली, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of the saddest thought. तो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स वही है जो सैडेस्ट थॉट की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ शैलेंद्र कहते हैं, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। वाह। तो देखिए, शैलेंद्र सुर की बात करता है क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से है। शैली थॉट की बात करता है क्योंकि वो अंग्रेजी संस्कृति से है। बराबर। हमारे जीवन में पैदा होने से मरने तक सुर ही सुर है। पैदा होते हैं तो एक तरह के गीत हैं, बाल कटते हैं तो और तरह के गीत हैं, शादी होती है तो तीसरे तरह के गीत हैं, है ना? बच्चा पैदा होता है तो और तरह के गीत हैं, और मृत्यु होती है उसमें भी गीत है। सही। तो हमारे भारत के जीवन में सुर है, सुर है। और वो सुर गायब हो जाएगा अगर साहित्य से सुर बचाए रखो। सुर बचाए नहीं, बस सुर ही बचाए रखे। सर हमारे आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी, जो लंदन में रहकर भी जिसने हिंदी का एक दीप जलाया है, ऐसे आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी, सर आपने जिस सहजता और स्पष्टता से और निर्भीकता के साथ अपने जीवन, साहित्य प्रवासी और अनुभव को समकालीन हिंदी साहित्य पर अपने विचार हमारे साथ जो साझा किए हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं सर। और इस साहित्य संवाद से हमें एक सोचने और आत्म मंथन करने के और साहित्य की एक नई दृष्टि, एक परिचित होने का एक अवसर प्रदान किया है। और सच्चा साहित्यकार केवल शब्दों से सृजन नहीं करता, बल्कि समाज के सामने सत्य का दर्पण भी रखता है। कलम की असली ताकत शब्दों में नहीं होती, वह उस साहस में होती है जो सच कहने में हौसला देती है। आदरणीय सर जी, आपके विचार और स्नेह हमारे लिए सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। हमें विश्वास है आज यह साहित्य संवाद
जो छात्र है, शोधार्थी है, साहित्य प्रेमी है और युवा लेखक है, इनके लिए लंबे समय तक मार्गदर्शन सिद्ध करेगा। और आप ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए सर, यही मैं ऊपर वाले से एक प्रार्थना करती हूँ सर। आज महाराष्ट्र में सर आषाढ़ी एकादशी है, पंढरपुर जो है, पांडुरंग जो है, और हाँ, आज बड़ा उत्सव के त्यौहार से ये मनाया जाता है सर। मैं उस पांडुरंग के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप जो है ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहे और स्वस्थ रहे सर। अपने उत्तम स्वास्थ्य को, एक निरंतर सृजनशीलता और दीर्घ साहित्यिक जीवन को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सर। और ऐसे ही सभी श्रोताओं को भी एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ, और इसी विश्वास के साथ और शब्दों को यह संवाद आगे भी बरकरार रहेगा। और आप डॉक्टर जयश्री वाडेकर, इस साहित्य संवाद पॉडकास्ट का आपका मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ और सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री, आपने बुलाया, बातचीत की, और आपके बच्चे सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद।